वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने प्रतिरक्षा प्रणालियों के बारे में पढ़ लिया कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वाभाविक और दूसरी होती है उपार्जित। ठीक है, उसके बाद हमने प्रतिजन और प्रत्यक्षी के बारे में पढ़ा था और पिछली क्लास में मैंने आपको प्रतिजन के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। तो प्रतिजन क्या होते हैं? ये बाह्य कारक यानी कि बाह्य रोगाणु की तरह कार्य करते हैं। इनका आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000 डाल्टन या फिर इससे अधिक होता है। ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिजन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो इसका सामना सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली से होता है। उसके बाद हमारे शरीर की जो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उससे सामना होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, क्योंकि इसे प्रतिजन को खत्म करना होता है। ठीक है, तो जब प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है तो फिर जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं वो आपस में क्रियाएं करते हैं। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी की जब आपस में क्रियाएं होती हैं तो प्रतिजन होता है वो पूरी तरह से प्रतिरक्षी के संपर्क में नहीं आता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रतिजन होता है वो एंटीजन होता है, वो पूरा एंटीबॉडी के संपर्क में नहीं आता है, यानी कि उसे पूरी तरह से क्रिया नहीं करता है। तो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है वो कहलाता है एपिटॉप। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको प्रतिरक्षी के बारे में बताया था कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है वो कहलाता है पैराटॉप। तो हमने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको प्रतिरक्षी के बारे में बता दिया था कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको आईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, यानी कि गामा प्रोटीन इनको कहा जाता है। इनको किससे डिनोट करते हैं? इनको आईजी से डिनोट किया जाता है। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है वो भाग कहलाता है पैराटॉप। तो मैंने आपको यहां तक बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरक्षी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और वो भी क्लास को टाइम से अटेंड कर सकें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो अभी जो प्रतिरक्षा वाला जो अपना टॉपिक है, यानी कि अभी हम इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, तो अपना टॉपिक है आज, तो आज का पॉइंट है प्रतिरक्षी की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो हम प्रतिरक्षी के बारे में देखेंगे और इसकी संरचना की स्टडी करेंगे कि प्रतिरक्षी की एंटीबॉडी है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रतिरक्षी की संरचना होती है, प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो अंग्रेजी के बाई अक्षर, ठीक है, जो बाई अल्फाबेट होता है अंग्रेजी का बाई अक्षर यानी कि अल्फाबेट के समान होती है, के समान होती है। ठीक है, साथ में डायग्राम भी बता देता हूं। ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये इंग्लिश का बायलेटर दिख रहा है ना। ठीक है, किस शेप का है? बाई शेप का। ठीक है, तो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी होता है, ये क्या है? प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। इसकी जो संरचना होती है ये अंग्रेजी के बायलेटर के समान होती है। और क्या होता है इसमें? प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी यह 4 संरचनात्मक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ठीक है, कितनी श्रृंखला? 4 संरचनात्मक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। ठीक है, तो 4 कैसी कैसी होती हैं? इसमें जो 2 संरचना होती है, इसकी 2 संरचना तो होती है भारी या बोल सकते हैं बड़ी। ठीक है, यानी कि हाई, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल H से। ठीक है, और जो 2 संरचना होती हैं, 2 संरचना वो होती हैं हल्की या इसको हम लिखेंगे छोटी। ठीक है, इंग्लिश में लॉ, एक तरह से कैपिटल H से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो
तो जब जी कैपिटल एच हम यूज करेंगे इसका मतलब होगा कि भारी संरचना है प्रतिरक्षी की, एंटीबॉडी की, ठीक है। और यदि कैपिटल एल से इसको हम यदि व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब है कि छोटी या फिर हल्की संरचना है किसकी, प्रतिरक्षी की, ठीक है। तो ये 4 संरचना पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि आगे है कि एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना, एक भारी यानी कि कैपिटल एच एवं एक हल्की यानी कि कैपिटल एल, एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर ये निर्माण करते हैं दोलक का। किसका? दोलक का निर्माण करते हैं। दोलक को बोलते हैं डेमर। दोलक होता है ये किस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है, ये प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का डायग्राम है। इसमें मैं आपको बताता हूं, ये जो शेप दिख रही है ऐसी वाली, ये 2 शेप दिख रही है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है वो मध्य में से 2 अर्धांशों में विभक्त होता है, यानी कि समरूपी अर्धांश होते हैं। एक तो होता है राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये आपको जो संरचना दिख रही है, ये बाई शेप बना है, तो ये संरचना कहलाती है भारी वाली, ये तो होती है भारी। अब हल्की संरचना किधर होती है, तो यहाँ पर एक अलग से संरचना पाई जाती है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से इस तरह से संरचना पाई जाती है, ये दोनों साइड पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रतिरक्षी होता है यह 2 समरूपी अर्धांशों में विभक्त होता है, यानी कि आधा पार्ट इधर होगा और उसका आधा पार्ट इधर होगा, ठीक है। तो ये हो गई भारी संरचना और ये होती है हल्की संरचना, हल्की, ठीक है। इधर ये वाली हो गई, ये हो गई भारी संरचना और ये होती है हल्की संरचना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर किसका निर्माण करती है, द्विलक का निर्माण करती है, द्विलक का, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दोलक इधर बनेगा और एक दोलक इधर बनेगा, क्योंकि एक भारी संरचना यहाँ पर है और एक हल्की संरचना यहाँ पर है, तो ये भी निर्माण करेंगे किसका, द्विलक का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों अर्धांश होते हैं, ठीक है, एक ही इधर वाला अर्धांश हो गया, क्योंकि मैंने इस बाई को यानी कि इस प्रतिरक्षी को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। एक भाग हो गया इधर की साइड और एक भाग हो गया इधर की साइड, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों जो अर्धांश होते हैं, ये दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी तरह एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना भी होती है, यानी कि एक एच संरचना, एच वाली, और एक कैपिटल एल वाली जो संरचना होती है, ये भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार लिखवा देता हूं। तो मैंने आपको बता दिया कि एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर दोलक का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो एक प्रतिरक्षी अणु होता है, एक प्रतिरक्षी अणु, ठीक है। तो एक प्रतिरक्षी अणु होता है, यह प्रतिरक्षी अणु होता है 2 अर्धांशों में यानी कि 2 भागों में विभक्त होता है। ये दोनों अर्धांश कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब ये दोनों अर्धांश बराबर होते हैं, यानी कि इधर वाला सेक्शन बिल्कुल उधर वाले सेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2 समरूप अर्धांशों में विभक्त होते हैं और ये अर्धांश होते हैं अर्धांश, ये अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एक भारी संरचना होती है, भारी संरचना, और एक हल्की संरचना, यानी कि एक एच संरचना, एक एल संरचना, ये दोनों संरचना भी इसी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि संयोजित रहती हैं, ठीक है। तो एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना मिलकर किसका निर्माण करती है, दोलक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दोलक का निर्माण करती है। तो ये दोलक ही होता है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, यानी कि एक अर्धांश में एक दोलक होता है और दूसरे अर्धांश में दूसरा दोलक होता है। तो ये दोलक बनके ही एक पूरे प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ये जो आपको दिख रहा है बाई शेप में,
ठीक है, एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना। दूसरे अर्धांश में एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना मिलकर एक पूरे प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एक भारी संरचना होती है, यानी कि जो भारी संरचना होती है, यह भारी संरचना होती है, वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अमीनो अम्ल की श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कौन? भारी संरचना यानी H वाला पार्ट है। ठीक है, और जो हल्की संरचना है, हल्की संरचना यानी कि छोटी संरचना, जो L वाला पार्ट है, यह 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें एक और है कि जो भारी संरचना होती है, भारी संरचना, ठीक है, जो भारी संरचना होती है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, ठीक है, वो NH2 यानी कि एमाइड, ठीक है, एमाइड ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी अमीनो ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी कि COOH ग्रुप से जुड़ा होता है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार मैं एक काम करता हूं, ये रफ कर देता हूं, उसके बाद पूरी संरचना अच्छे से समझा के और मैं ये भी पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके, तो मैं एक बार आपको प्रतिरक्षी की यानी कि एंटीबॉडी की पूरी संरचना बना देता हूं। ये इंग्लिश के बाई आकार की एक संरचना होती है, इस तरह से। ठीक है, ये 4 संरचना इकाइयों में बटी हुई होती है, यानी कि 2 भारी संरचना और 2 हल्की संरचना। ठीक है, तो ये तो हो गई भारी संरचना, इसको कैपिटल S से लिखेंगे, और ये भी होती है भारी संरचना, इसको भी कैपिटल H से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पाई जाती है हल्की संरचना। कैसी? हल्की संरचना यहाँ पर पाई जाती है, ये इस तरह से होता है, तो यहाँ पर पाई जाएगी ये हल्की वाली संरचना। ठीक है, तो ये हो गई हल्की संरचना, इसको लिखेंगे कैपिटल L से, और ये भी हो गई हल्की संरचना, कैपिटल, इसको लिखेंगे कैपिटल L से। तो एक हल्की संरचना और एक भारी संरचना मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोलक का निर्माण करते हैं। किसका? दोलक। ठीक है, एक दोलक इधर हो गया और एक दोलक यहाँ पे बन जाता है इन दोनों की वजह से। ठीक है, एक भारी और एक हल्की से बन गया एक दोलक। ठीक है, अब ये दोलक मिलकर एक पूरे प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पूरे प्रतिरक्षी अणु का। ठीक है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा एक एंटीबॉडी यानी कि एक प्रतिरक्षी अणु है। ठीक है, फिर हमने आगे क्या बताया था कि जो भारी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो एक प्रतिरक्षी अणु होता है वो 2 अर्धांशों में विभक्त होता है। ठीक है, किस तरह से? समरूपी अर्धांशों में विभक्त होता है, यानी कि जो आपको इधर दिख रहा है उसके बराबर का हिस्सा आपको इधर भी दिख रहा है, तो ये हो गया पूरा सममित रूप से यानी कि समरूपी रूप से, बराबर रूप से विभक्त होता है। तो ये जो दोनों अर्धांश होते हैं इनको डाई सल्फाइड बंध के द्वारा, किस बंध के द्वारा? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा, आपको दिख रहा है SS लिख रहा हूं मैं, ये डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से जो हल्की और भारी संरचनाएं होती हैं वो भी इन्हीं डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये भी डाई सल्फाइड बंध के द्वारा यहां से हमने जोड़ दिए। ठीक है, फिर भारी संरचना होती है, ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, और जो हल्की संरचना होती है वो भी 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार ये भी 440 से बनी होगी, और ये जो हल्की वाली होगी ये 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक प्रतिरक्षी का अणु होता है इसके 2 भाग होते हैं, यानी कि हल्की और भारी संरचनाएं होती हैं वो 2 भागों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो एक भाग तो होता है ये यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है, और दूसरा भाग होता है वो यहां से यहां तक का, यानी कि इसका आधा पार्ट ले लो, ऊपर जो बाई शेप का है यहां से, ये तो हो गया पूरा एक भाग, और यहां से और यहां तक का जो पूरा नीचे वाला पार्ट होता है ये दूसरा भाग कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो यहां तक का भाग है ये वाला भाग कहलाता है अस्थिर भाग। कौन सा? अस्थिर भाग, यानी कि भाग ये होता है वेरिएबल वाला। ठीक है, ये होता है इसका वेरिएबल पार्ट, और जो यहां से और यहां तक का भाग पाया जाता है यानी कि अस्थिर भाग से नीचे जो प्रतिरक्षी का जो पूरा भाग पाया जाता है वो होता है स्थिर भाग, स्थिर भाग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अस्थिर वाला भाग होता है, इसको हम डिनोट करते हैं FAB से। किससे? इसको हम FAB से लिखते हैं, और स्थिर वाले भाग को हम लिखते हैं FC से।
ठीक है। जो स्थिर वाला भाग होता है यही भाग होता है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। यानी कि जब प्रत्यक्षी अणु का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है तो प्रत्यक्षी का निर्माण होता ही है प्रतिजन को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो जो भाग प्रतिजन से क्रिया करता है इस प्रत्यक्षी का अणु का, वो अस्थिर भाग होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ऊपर से आपको यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है, ये भाग होता है जो वेरिएबल भाग होता है, इनके अस्थिर भाग होता है। और यही भाग होता है किससे क्रिया करता है, अस्थिर वाला भाग होता है, यही भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है। ओके। और जो आपको ये शेप दिख रही है, ये बाई की जो शेप जो नीचे घूम के आती है, ये नीचे घूम के आती है, ठीक है। ये भारी वाले जो संरचना की ये शेप नीचे घूम के आती है, इस जगह पर जो शेप होती है उसे कहा जाता है कब्जा। क्या कहा जाता है, कब्जा, यानी कि हिंज, हिंज, ठीक है। इसको संधि स्थल भी बोलते हैं। ये संरचना बिल्कुल कैसी होती है, लचीली संरचना होती है। कैसी, लचीली संरचना होती है, लचीली, ठीक है। इसे लचीली संरचना के कारण ही जो प्रतिजन होता है वो इस प्रतिरक्षी से क्रिया कर पाता है। तो ये हो गया पूरा एक प्रतिरक्षी अणु। मैंने आपको बताया था ये दो अर्धांशों में विभक्त होता है। जो दोनों अर्धांश होते हैं वो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसी तरह से ये चार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। दो भारी संरचना होती है, दो हल्की संरचना होती है। एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर दोलक का निर्माण करती है और इन्हीं दोलक के द्वारा इस प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ये दोलक यानी कि एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना भी डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है ये कहलाता है संधि स्थल, जहां से ये दोनों मुड़े रहते हैं, वो कहलाता है हिंज यानी कि कब्जेदार वाला पार्ट, ठीक है। इस जगह पर ये लचीला पार्ट होता है। इस लचीले पार्ट के कारण ही प्रतिजन होता है इस प्रतिरक्षी से क्रिया कर पाता है। भारी और हल्की संरचना होती है, ये दो भागों में विभक्त होती हैं। एक भाग कहलाता है अस्थिर वाला भाग और दूसरा भाग कहलाता है स्थिर वाला भाग। तो अस्थिर वाला भाग होता है जिसे FAB से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही भाग होता है जो प्रतिजन से क्रिया करता है, ओके। और जो स्थिर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ये COOH के पास पाया जाता है। यानी कि जहां पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक जो श्रृंखला पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है कार्बोक्सिलिक श्रृंखला, ठीक है, COOH। तो इसके पास वाला भाग होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था यहां से ये जो पूरा पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम सीधे एक लाइन में लिखेंगे तो इतना बड़ा पार्ट यहां से, तो ये हो गया स्थिर वाला पार्ट जो COOH के पास में पाया जाता है। उसी प्रकार से अस्थिर वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये NH2 यानी कि एमाइड वाले भाग के पास में होता है। तो ये होता है एक प्रतिरक्षी अणु, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरक्षी है यानी कि एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी, इनके प्रकार देखते हैं, ठीक है, इसके प्रकार देखते हैं। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5, यानी कि प्रतिरक्षी में 5 प्रकार की, कितनी, 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड, कैसी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो 5 श्रृंखला होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो इनको यूनानी भाषा, कौन सी भाषा, यूनानी भाषा के शब्दों से, यानी कि यूनानी भाषा के जो लेटर्स होते हैं उनसे डिनोट किया जाता है। तो कौन कौन सी जो प्रतिरक्षी होती हैं, एक तो होती है अल्फा, कौन सी, अल्फा प्रतिरक्षी, ठीक है, देख लीजिए अल्फा। एक होती है म्यू प्रतिरक्षी, कौन सी, म्यू, तो म्यू को इस तरह से लिखा जाता है। एक होती है डेल्टा, डेल्टा, इसको डेल्टा को लिखा जाता है इस तरह से, कैसे, इस तरह से डेल्टा को लिखा जाता है। एक होती है गामा, गामा, तो गामा को इस तरह से लिखा जाता है। ये आपको साइन याद रखने। और एक श्रृंखला होती है, यानी कि एक जो प्रतिरक्षी का प्रकार होता है वो होता है एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को कुछ ई की तरह लिखा जाता है, जैसे ई होता है ना, ठीक है, लेकिन वो ई की तरह, ई तो लिखते हैं अपन पूरा सीधा सीधा, ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन होती है, लेकिन एप्सिलॉन होता है इस तरह से, ठीक है। यदि हम सी बनाएं, सी और सी को हम बीच में से ऐसे काट दिया जाए तो बनता है एप्सिलॉन, ओके। तो एप्सिलॉन, तो इस तरह से ये 5 प्रतिरक्षी होती हैं जो पाई जाती हैं। अब इन प्रतिरक्षियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है और इनके कार्य क्या है, ओके, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको भारी श्रृंखला के आधार पर 5 प्रकार के प्रतिरक्षी बताए थे, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के प्रतिरक्षी बताए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गामा, कौन सा, गामा प्रतिरक्षी। गामा से मैंने इस तरह से आपको डिनोट किया था, तो इसको हम लिखेंगे IgG, ये होता है गामा प्रतिरक्षी, कौन सा, IgG, इसको लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था म्यू, क्या लिखा था, म्यू,
म्यू प्रत्यक्षी बताया था, ठीक है। तो म्यू प्रत्यक्षी को हम लिखेंगे IgM, कैपिटल वाला M आएगा, ठीक है, IgM, ठीक है। एक प्रत्यक्षी मैंने आपको बताया था एल्फा, एल्फा प्रत्यक्षी बताया था, तो एल्फा प्रत्यक्षी को हम डिनोट करेंगे IgA से, ठीक है। एक प्रत्यक्षी मैंने आपको बताया था एप्साइलन, 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 तो एप्साइलन को हम यहां पे डिनोट करेंगे IgE से, ठीक है। और एक प्रत्यक्षी जो लास्ट में रह गया है वो है डेल्टा प्रत्यक्षी, कौन सा, डेल्टा, और डेल्टा को हम डिनोट करेंगे IgD से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको याद कैसे किया जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये कितने हो गए, 5 हो गए ना। आपको करना क्या है, गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। यदि आपको पता है कि प्रत्यक्षी एक गामा प्रकार का है, ठीक है, तो गामा मतलब G, ठीक है। गामा, गामा हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गामा, ठीक है। इसका पहला लेटर क्या गया, G, तो सबका पहला लेटर उठाना है आपको। और जो प्रत्यक्षी होता है इसको हम डिनोट करते हैं IG से, किससे, IG से, क्योंकि मैंने बताया था प्रत्यक्षी क्या होते हैं, ग्लूबोलिन होते हैं, क्या होते हैं, ग्लूबोलिन। तो ग्लूबोलिन प्रत्यक्षी को हम कैसे लिखते हैं, IG, ठीक है। तो इसको IG से लिखेंगे। तो इस प्रत्यक्षी में बाहरी श्रृंखला के आधार पर 5 प्रकार के मैंने बताए थे। गामा हो गया तो इसको लिखेंगे IgG। म्यू, तो म्यू का पहला लेटर M से स्टार्ट होता है तो ये बनता है IgM, ठीक है। IG तो फिक्स है क्योंकि प्रत्यक्षी है, ठीक है। और प्रत्यक्षी का प्रकार है A दे रखा है, यानी कि अल्फा प्रत्यक्षी है तो इसका पहला लेटर आएगा A, तो इसको लिखेंगे IgA। एप्सिलॉन प्रत्यक्षी है तो एप्सिलॉन हम लिखते हैं इंग्लिश में इस तरह से, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन उसको ऐसे लिखेंगे तो इसका पहला लेटर आता है E, इसलिए प्रत्यक्षी बन गया IgE। और डेल्टा, इसमें पहला लेटर आता है D, इसलिए प्रत्यक्षी बन गया IgD। तो ये प्रत्यक्षी हो गए, 5 प्रत्यक्षी हो गए। पहला प्रत्यक्षी कौन सा हो गया, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, ठीक है। नाम के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट लेटर लगाना है, उससे पहले पूरा का पूरा IG यानी कि प्रत्यक्षी तो है ही। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, इनकी संरचना कैसी होती है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो 2 प्रत्यक्षी होते हैं उनकी संरचना होती है वो पंचलक, और एक की होती है द्विलक संरचना होती है। तो कौन कौन से, जो IgM प्रत्यक्षी है इसकी संरचना पाई जाती है पंचलक, पंचलक संरचना, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटामेरिक, ठीक है। पेंटामेरिक संरचना, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। और जो IgA है, IgA ये होता है द्विलक, द्विलक संरचना पाई जाती है इसकी, द्विलक, इसको बोलते हैं डाइमेरिक, ठीक है। तो बाकी के जो 3 प्रोटीन बच गए वो एकलक होते हैं। तो कि जो गामा वाला है IgG ये भी होता है एकलक, एकलक को बोलते हैं मोनोमोरिक, मोनोमेरिक, ठीक है। और IgA द्विलक हो गया, IgM पंचलक हो गया, IgE ये भी होता है एकलक, मोनोमेरिक, और IgD है ये भी पाया जाता है एकलक, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि IgM और IgA ये दोनों अलग होते हैं, यानी कि IgM होता है वो पंचलक पाया जाता है और IgA है उसकी संरचना द्विलक पाई जाती है। बाकी के तीनों है इनकी संरचना एकलक पाई जाती है। ये तो हो गया संरचना के बारे में। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो हम देखते हैं IgM के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, IgM, यहां मैं लिख देता हूं IgM, IgM। तो ये सोचिए जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, ठीक है, जब हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है और प्रतिजन जब हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली से टकराता है, आगे विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली से टकराता है, तो सबसे पहले उस प्रतिजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है, यानी कि प्रतिरक्षी बनती है, इसका नाम होता है हमारे शरीर में सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले कौन बनता है, IgM बनता है। IgM बनने के बाद बनता है IgG, गामा वाला, ठीक है। सबसे पहले बनता है IgM बनता है, सबसे बाद बनता है IgG, ठीक है। तो ये अब देखते हैं इसकी IgG के बारे में। तो जब सबसे ज्यादा प्रत्यक्षी पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रत्यक्षी का प्रकार है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्षी पाया जाता है वो IgG पाया जाता है, ठीक है। ये रक्त में, रक्त के साथ साथ जितने भी हमारे शरीर में तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये उनमें भी पाया जाता है। और यही एकमात्र ऐसा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा एंटीबॉडी होता है जो गर्भाशय में स्थित, गर्भाशय में स्थित
जो भ्रूण होता है भ्रूण तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको जब मादा जनन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हो गया गर्भाशय, ठीक है, ये बन गया गर्भाशय बन गया, तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो गया, यानी कि भ्रूण के अंदर बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। तो माता और बच्चे के बीच में जो कड़ी की तरह कार्य करता है, यानी कि जो बच्चे के लिए पोषण का कार्य करता है, माता के द्वारा जब बच्चे के अंदर पोषण पहुंचाया जाता है, उसकी एक नली होती है, एक नाल होती है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा ही, यही एक ऐसा रूट होता है, ऐसा मार्ग होता है, इसी के द्वारा ही भ्रूण के अंदर जाया जा सकता है, ठीक है। तो जो आईजीजी जो प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी होता है, यही एक ऐसा एंटीबॉडी होता है, इस प्लेसेंटा के द्वारा ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है भ्रूण में। कहां पर? भ्रूण में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आईजीजी। और इसी के साथ साथ जो सीरम होता है ब्लड में, ठीक है, इस सीरम में पाया जाने वाला यही एक प्रोटीन है जिसकी सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा सांद्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सांद्रता पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आईजीजी। और अब पढ़ते हैं हम आईजीए के बारे में, इनकी अल्फा प्रतिरक्षी के बारे में। तो आईजीए प्रतिरक्षी होता है, यहां पे लिख देता हूं, ये हटा के, आईजीए प्रतिरक्षी होता है, यही एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो किसमें पाया जाता है, नवजात शिशुओं की सुरक्षा का कार्य करता है, ठीक है। ये नवजात शिशुओं की सुरक्षा का कार्य कैसे करेगा? क्योंकि नवजात बच्चे होते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल छोटा सा शिशु होता है, वो दूध पीकर ही अपना पोषण प्राप्त करता है। किससे? माता से, ठीक है। तो माता के दूध में पाया जाने वाला जो एकमात्र जो प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी होता है, वो होता है आईजीए, ठीक है। आईजीए होता है, किसमें पाया जाता है? माता के दूध में, ठीक है। आईजीए प्रतिरक्षी माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है, और इसी कारण यह नवजात शिशुओं की सुरक्षा का भी कार्य करता है, ठीक है। अब आपका रह गया है एक आईजीई। अब देखते हैं आईजीई के बारे में, और दे रखा है आईजीई। तो आईजीई यानी कि एप्सिलॉन प्रकार का जो प्रतिरक्षी होता है, यह हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है ना, ठीक है, तो एलर्जी क्रियाओं में कार्य करता है। एलर्जी क्रियाओं में क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रोटीन। ये भारी संरचना जो पाई जाती है उसके 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है। भारी श्रृंखलाओं के आधार पर मैंने आपको बताया था, गामा प्रकार का, म्यू प्रकार का, अल्फा प्रकार का, एप्सिलॉन प्रकार का और डेल्टा प्रकार का। इनको याद कैसे रखना है? आईजी होता है वो प्रतिरक्षी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे इनके नाम के अकॉर्डिंग। तो इनके नाम का जो पहला अक्षर होगा, यानी कि पहला अल्फाबेट होगा, उसको यहाँ पर चेप देना है। इनकी आईजीजी, म्यू का हो गया आईजीएम, अल्फा हो गया आईजीए, एप्सिलॉन हो गया आईजीई, और हो गया आईजीडी यानी कि डेल्टा प्रकार का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। मेनली आपको याद रखना है कि आईजीएम होता है वो जब हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है, एंटीजन प्रवेश करता है, आक्रमण करता है, सबसे पहले डेवलप होता है, सबसे पहले बनता है आईजीएम। आईजीएम के डेवलप होने के बाद बनता है आईजीजी, और आईजीजी एकमात्र ऐसा प्रोटीन होता है जो गर्भाशय में स्थित भ्रूण तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हमारे शरीर में संवहनी प्रतिरक्षी होता है, एवं ये रक्त एवं तरल पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और जो सीरम होता है, सीरम में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा सांद्रता वाला ये प्रतिरक्षी होता है। अब आप सोचते होंगे कि सीरम क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको जब रक्त पढ़ाया था, रक्त के मैंने आपको 2 भाग बताए थे। एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है जो ठोस भाग होता है, जिसमें कणिका यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के भी मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको। प्लाज्मा का एक पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है। प्लाज्मा का जो 92% भाग होता है वो जल होता है, बाकी का 8% बचा है, इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। यदि इस प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए, किसको निकाल दिया जाए? प्रोटीन को निकाल दिया जाए। यदि प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल देने पर जो बाकी का जो ब्लड वाला जो पार्ट बच जाता है वो कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, ठीक है। ये तो गए सीरम। तो मुझे लगता है कि आपको प्रत्यक्षी की संरचना, इसके साथ साथ प्रत्यक्षी के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज की क्लास तो हम यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रक्त के बारे में, यानी कि अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है रक्त समूह। तो रक्त समूह को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार ब्लड यानी कि रक्त, ठीक है, ब्लड
इसको रिवाइज करवा दूंगा। मैंने आपको जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्लड के बारे में बताया था, लेकिन कल हम फिर से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के पढ़ने के बाद हम फिर से आएंगे किस पे, रक्त समूह पे। किस पर? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मैंने आपको तब भी बताया था कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जिनका नाम है, याद रख लो, कार्य फिर बताऊंगा, कॉल लैंड स्टीनर के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और भाई काम नहीं चलेगा, ऐसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जोड़ो ताकि वो भी अपनी क्लास ले सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और बच्चे भी साथ में जुड़ सके और उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।